अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। मशरिक़ वस्ता एक बार फिर एक ऐसी कशीदगी की लपेट में आता दिखाई दे रहा है जिसने न सिर्फ खित्ते के अमन को खतरे में डाल दिया है बल्कि आलमी सतह पर भी बेचैनी को जन्म दिया है। कुछ अर्सा कबल तक हालात इस नहज पर पहुंच चुके थे जहां ईरान और अमरीका के दरमियान बयानात में नरमी और सिफारती लचक दिखाई देने लगी थी और यूँ महसूस हो रहा था कि शायद दोनों ममालिक किसी दरमियानी रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ये तासुर ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सका क्योंकि अचानक अमरीका की जानिब से ऑपरेशन फ्रीडम के ऐलान ने इस तमाम फ़ज़ा को यकसर तब्दील करके रख दिया है। और आज इस हवाले से अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि ट्रंप ने इसको वाज़ेह हिदायत दी हैं कि आपने हुर्मुज़ पर प्रोजेक्ट फ्रीडम के नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया जाए। ये ऑपरेशन आर्जी और मुकम्मल तौर पर हिफाजती सतह का होगा। अब अमरीका की इस ऑपरेशन के ऐलान ने न सिर्फ जारी सिफारती कोशिशों को सबूताज किया है बल्कि खित्ते में एक नई बेयकीनी और इस्तराब को जन्म दे दिया है। इसके साथ साथ अमरीकी सदर ट्रंप के सख्त और जारहाना बयानात जिनमें ईरान के खिलाफ इंतहाई इक़दामात की बात की गई है, इन बयानात ने सूरत हाल को मज़ीद गंभीर बना दिया है। ये बयानात इस बात की निशानदही करते हैं कि अमरीका मुफाहमत की बजाय दबाव और ताकत के ज़रिए अपने मकासद हासिल करना चाहता है जो खित्ते में अदम इस्तेहकाम को मज़ीद गहरा कर सकता है। इसी तनाजुर में जब ईरान की जानिब से फुजीरा की बंदरगाह पर हमले की खबर सामने आई तो ये कशीदगी एक नए और ख़तरनाक मरहले में दाखिल होती महसूस होने लगी। फुजीरा बंदरगाह आलमी तवानाई की तरसील के लिए नहायत अहम हैसियत रखती है और इस पर हमला दरअसल सिर्फ एक मुल्क के लिए नहीं बल्कि आलमी मईशत के लिए भी एक बड़ा धचका साबित हो सकता है। गो कि पाकिस्तान ने इस वाक़े की मजम्मत करते हुए खित्ते में अमन की ज़रूरत पर जोर दिया है जबकि सऊदी अरब ने भी शदीद रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए फ़रीक़ैन को तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का मशवरा दिया है। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात ने दावा किया है कि उसने ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के नतीजे में 3 मिसाइल तबाह किए और साथ ही ये वाज़ेह पैगाम दिया कि उस जारहियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। अब इस किस्म के बयानात और इक़दामात इस हकीकत की अक्कासी करते हैं कि सूरत हाल तेज़ी से अस्करी तसादुम की तरफ बढ़ रही है। अगर इस वाक़े को वसीतर तनाजुर में देखा जाए तो ये महज एक हमला नहीं बल्कि खित्ते में ताकत के तवाज़ुन की जंग का हिस्सा मालूम होता है। सऊदी अरब का मोहतात मौक़िफ़ जिसमें एक तरफ मजम्मत और दूसरी जानिब तहम्मुल की तलकीन शामिल है, ये इस बात की निशानदेही करता है कि वो बराह रास्त जंग से बचना चाहता है लेकिन अपने इत्तेहादियों के साथ भी खड़ा रहना चाहता है। इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से सख्त रद्दअमल ज़ाहिर करता है कि खलीजी रियासतें अब महज दिफाई हिकमत अमली तक महदूद नहीं रहना चाहती बल्कि जारहाना अंदाज अपनाने पर भी गौर कर रही हैं। ये तब्दीली खित्ते में एक बड़े तसादुम की बुनियाद बन सकती है, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब आलमी ताकतें भी इस तनाज़े में दिलचस्पी रखती हैं और अपने अपने मफादात के तहत किरदार अदा कर रही हैं। दूसरी तरफ ईरान की जानिब से सामने आने वाले बयानात भी इस पेचीदा सूरत हाल को मज़ीद वाज़ेह करते हैं। जैसा कि पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ने अपने एक बयान में फुजीरा वाक़े को अमरीकी मुहिम जोई का नतीजा करार देते हुए कहा है कि ये कोई पहले से तयशुदा मनसूबा नहीं था बल्कि हालात का रद्दअमल था। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमरीका अपना हुर्मुज़ में अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए जारहाना इक़दाम कर रहा है जबकि दूसरी जानिब अब पासदारान इनकलाब की जानिब से एक ऑडियो पैगाम में ये वाज़ेह किया है कि ईरान ने अपना हुर्मुज़ को एक बार फिर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। पासदारान इनकलाब की जानिब से जारी करदा ऑडियो पैगाम के मुताबिक अगर अमरीका ने अपना हुर्मुज़ में घुसने की कोशिश की तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। और अब इस बयान से ज़ाहिर होता है कि ईरान ख़ुद को दिफाई पोजीशन में पेश करते हुए अपने इक़दाम को रद्दअमल के तौर पर जवाब फराहम कर रहा है जबकि साथ ही वो अपने मुखालिफिन को वाज़ेह पैगाम भी दे रहा है। दूसरी जानिब ईरान का यह दावा सामने आया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात अमरीका और इसराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी कर रहा था। ये बयान खित्ते में मौजूद इत्तेहादियों को और उनकी पेचीदगी को मज़ीद उजागर करता है जबकि ईरान पर हमले की सबसे बड़ी जो मुमकिना वजह है वो बड़ी दिलचस्प है। जैसा कि फुजीरा बंदरगाह की जोग्राफियाई हैसियत मशरिक़ वस्ता की इस पूरे सिक्योरिटी और तवानाई ढांचे में एक नहायत अहम अंसर के तौर पर देखी जाती है। ये बंदरगाह अपना हुर्मुज़ के बाहर खलीज ओमान के किनारे पर वाक़ है जिसकी वजह से खित्ते में तेल और तिजारती तरसील के लिए एक मुतबादिल और निस्बतन महफूज रास्ता फराहम करती है। यही इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत है क्योंकि UAE को इस काबिल बनाती है कि वो अपनी तवानाई की बरामदात को अपना हुर्मुज़ जैसे हसास और मुमकिना तौर पर ख़तरनाक समुद्री रास्ते पर इन्हिसार किए बगैर जारी रख सके। इसी तनाजुर में जब खित्ते में कशीदगी बढ़ती है तो फुजीरा जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की मौजूदगी ताकत के तवाज़ुन में एक अहम तब्दीली का अंसर बन जाती है क्योंकि ईरान के लिए आपना हुर्मुज़ हमेशा एक स्ट्रेटेजिक दबाव का जरिया रहा है और दुनिया की बड़ी तवानाई सप्लाई इसी तंग आबी गुजरगाह से गुजरती है। लेकिन जब मुतबादिल रास्ते जैसे फुजीरा फ़ाल हो जाएँ तो इस दबाव की अफादियत निस्बतन कम हो जाती है। इस तमाम तर सूरत हाल में खित्ते की स्ट्रेटेजिक मंतक ये बनती है कि जिस फरीक के पास मुतबादिल रास्ता ज़्यादा है वो मुमकिन नाकाबंदी या समुद्री दबाव के असरात से कम मुतासर होता है। इसी वजह से फुजीरा जैसे मराकज़ को बाज़ औक़ात
वसीतर जियोपॉलिटिकल मुकाबले में एक स्ट्रेटेजिक बफर समझा जाता है। ये बफर ना सिर्फ तवानाई की सप्लाई को महफूज बनाता है बल्कि किसी भी मुमकिन समुद्री बहरान के असरात को भी महदूद करता है। ताहम यही अंसर कशीदगी के माहौल में हसासियत भी पैदा करता है, क्योंकि हर वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक फ़रीक की स्ट्रेटेजिक बरतरी को कम करे दूसरे फ़रीक के लिए तशवीश का बायस बन सकता है। अब अगर खित्ते की मजमूई सूरत हाल को देखा जाए तो ईरान और अमरीका के दरमियान जारी कशीदगी में समुद्री रास्ते हमेशा मरकज़ी हैसियत रखते हैं। आबना हुर्मज़ जहाँ एक तरफ ईरान के लिए जोग्राफियाई असर रसूख का जरिया है, वहीं दूसरी जानिब अमरीका और इसके इत्तेहादी इसे आलमी तवानाई निज़ाम की लाइफ लाइन समझते हैं। ऐसे में फुजेरा जैसे मुतबादिल रास्तों की मौजूदगी इस पूरे तवाज़ुन को किसी हद तक तब्दील करती है, क्योंकि यह अपना हुर्मज़ की उजारादारी नौइयत को कमज़ोर करती है। यही वजह है कि खित्ते में किसी भी अस्करी या सियासी तनाव के दौरान तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर, बंदरगाहें और समुद्री रूट्स महज माशी असासे नहीं रहते बल्कि स्ट्रेटेजिक ताकत के मज़हर बन जाते हैं। फुजेरा इस लिहाज से एक ऐसा पॉइंट है जो खलीजी रियासतों को लचक फराम करता है, लेकिन साथ ही इसे वसीतर जियोपॉलिटिकल मुकाबले का हिस्सा भी बना देता है। यूँ देखा जाए तो फुजीरा की मौजूदगी खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बिगड़ने से रोकती है। इसी वजह से ये कशीदगी के माहौल में एक हसास और तवज्जो का मरकज़ भी बन जाती है, जहाँ हर इक़दाम वसीतर स्ट्रेटेजिक पैगाम रखता है। अब इस सारी सूरत हाल को देखा जाए तो ईरान और अमरीका के दरमियान तनाव में मज़ीद इजाफा उस वक्त देखने में आया जब ईरानी मीडिया ने दावा किया कि आबना हुर्मज़ में अमरीकी फ़ौज ने 6 ईरानी कश्तियों को निशाना बनाया। ईरान के मुताबिक ये कश्तियाँ सिविलियन नौइयत की थी और आम शहरियों को ले जा रही थी। अब इससे जाहिर होता है कि तनाज़ा अस्करी हुदूद से निकल कर शहरी सतह तक पहुँच रहा है। इस तरह के वाक़यात न सिर्फ इंसानी जानों के लिए ख़तरा हैं बल्कि बैनुल-अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी भी तसव्वुर किए जाते हैं, जो आलमी सतह पर शदीद रद्द-ए-अमल को जन्म दे सकते हैं। अब इन तमाम वाक़यात को अमरीका के ऑपरेशन फ्रीडम के तनाजुर में देखा जाए तो ये वाज़ेह होता है कि इस ऑपरेशन के ऐलान ने खित्ते में कशीदगी को एक नया रुख दिया है। बज़ाहिर अमरीका की जानिब से ये दावा किया गया कि इस ऑपरेशन का मकसद इस्तेहकाम और सलामती को यकीनी बनाना है, लेकिन इसके पस-ए-पर्दा मकासद ज़्यादा पेचीदा दिखाई देते हैं। अमरीका इसके ज़रिए ना सिर्फ ईरान के असर रसूख को महदूद करना चाहता है बल्कि आबना हुर्मज़ जैसे अहम समुद्री रास्ते पर अपनी गिरफ्त भी मजबूत बनाना चाहता है। इसके साथ साथ इक़दाम अपने इत्तेहादियों को यकीन दहानी कराने की कोशिश भी हो सकती है कि अमरीका हर तरीके से इस सारे फर्स और क्योस को ख़ुद से निपटाने के लिए भरपूर अंदाज में तैयार है। लेकिन जाहिर है ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से एक मुआहदे की यकीन दहानी कराई जा रही थी, जिसे JCPOA से भी बेहतर मुआहदा करार दिया जा रहा था। सरदार मसूद खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद, अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक़ मुस्तकिल मंदूब, साबिक़ सदर आज़ाद कश्मीर और साबिक़ सफ़ारतकार भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार मसूद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एक ऐसे वक्त में जब प्रेसिडेंट ट्रंप और अमरीका की जानिब से कहा जा रहा था कि मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं, JCPOA से बेहतर कोई एग्रीमेंट होने जा रहा है, ऐसे मौके पर ऑपरेशन फ्रीडम लॉन्च कर देना, क्या कोई डेडलॉक मौजूद है? मामलात कहाँ ख़राब हुए हैं? देखिए, डेडलॉक तो पहले से मौजूद है, वरना अब तक मुआहदा हो चुका होता और उसके लिए पाकिस्तान ने मौक़े भी मुहैया किए। पहले यहाँ एक इन पर्सन राउंड करवाया, उसके बाद जो है पाकिस्तान मुसलसल रब्ताकारी करता रहा है, लेकिन मुश्किलात दोनों तरफ से हैं और उनमें कोई नुक्ता इत्तफ़ाक़ पैदा नहीं हो रहा। इस वजह से जो है एक किस्म की डिस्टेंसिंग है। दूसरे जो है कड़ी शराइतें दोनों तरफ से, मसलन जो है ईरान अपना जो कंट्रोल है आबना हरमुज़ के ऊपर उसे ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो ये उसने पिछले दिनों बयानात दिए हैं जो मुज्तबा ख़मैनी साहब ने दिए थे, उनके सदर ने और बाकर कालगवाफ ने दिए थे। वो ये था कि हम मैनेजमेंट का एक नया निज़ाम बना रहे हैं जो इलाक़ाई निज़ाम होगा और इसमें बाहर के ममालिक की मुदाखलत नहीं होगी। और साथ साथ उनका मुतालबा है कि आप अपनी बेसिस यहाँ से ख़त्म करें और अमेरिका को उन्होंने कहा कि आप अपनी बेसिस ख़त्म करें, ईरान को तावान अदा करें और फिर ये है कि आबना हरमुज़ में तो वो टोल टैक्स लेते रहेंगे और उनका वहाँ सॉवरन कंट्रोल भी रहेगा। ये अमेरिका के लिए काबिल क़बूल नहीं है। लिहाजा उन्होंने जो प्रोजेक्ट फ्रीडम जिसे कहा है, ऑपरेशन भी नहीं कहा, प्रोजेक्ट फ्रीडम कहा है, और वो कहते हैं कि जो इसके अंदर आबना हरमुज़ के आसपास या उसके अलावा खलीज फ़ारस में जो फंसे हुए जहाज़ हैं, वो तकरीबन 20,000 के करीब सेलर्स हैं और 2,000 के करीब जहाज़ हैं, उनको वहाँ से निकालना चाहते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि उनका कोई कसूर नहीं है। बज़ाहिर तो ये उनका एक ह्यूमैनिटेरियन मिशन है, लेकिन इससे कशीदगी बढ़ गई है और आज तो फायर का भी तबादला हुआ है और उसके अलावा इनके मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं। जो अमेरिका के सेंटकॉम का बयान है, जो उनके ब्रैड कूपर हैं, उनके बयानात हैं जो सेंटकॉम के कमांडर हैं कि उन्होंने 7 या 6 या 7 जो है
बोट्स उनको निशाना बनाया है, और इधर से ईरानी ये कह रहे हैं कि सिर्फ 2 बोट्स और उसमें भी सिविलियंस थे, कोई जो है पासदारान इनकलाब या अफवाज ईरान का कोई शख्स वहाँ मौजूद नहीं था। और ईरान ने जवाबन जो है बहुत आबना हरमुज़ के ऊपर सख्ती कर दी है। उसके अलावा ये है कि उन्होंने वार्निंग के तौर पर, मेरा ख्याल है कि उन्होंने यूएई के ऊपर दोबारा से मिसाइल्स का अटैक किया है, क्योंकि कुछ अर्सा पहले उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने अगर ये सिलसिला जारी रखा तो फिर वो ऐसी तबाही मचाएंगे खलीजी रियासतों में कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। फिर आज ही जो है बड़ा जारहाना बयान आया है बाकर कालिबाफ, जो उनके स्पीकर भी हैं और चीफ नेगोशिएटर हैं, कि उनके पास ऐसे सरप्राइजेस मौजूद हैं, ऐसी चीज़ें जो उन्होंने पहले नहीं की, उसको यानी वो फौजी टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो इसमें सबसे जो ख़तरा है वो ये है कि हमारे जो मुज़ाकरात चल रहे थे पाकिस्तान के ज़ेर सरपरस्ती और ज़ेर तहवील, जो मुज़ाकरात चल रहे थे उनमें रखना अंदाजी हो रही है, क्योंकि अगर एतमाद नहीं है तो मुज़ाकरात का सिलसिला आगे नहीं बढ़ सकता। सरदार मसूद खान साहब, कल तक तो ये खबरें सामने आ रही थी कि ईरान ने कुछ शराइत मज़ीद रखी हैं, कुछ वो खासी फ्लेक्सिबल भी थी, वो उसमें आपना हुर्मज़ को ओपन करने के लिए भी तैयार थे, उसमें यूरेनियम इनरिचमेंट के हवाले से जिसको लेटर स्टेजेस पे वो डिस्कस करना चाहते थे, उस जौहरी प्रोग्राम को भी इनिशियल स्टेजेस पर डिस्कस करने के लिए तैयार हो गए थे, जिसके बाद ये इम्कानात थे कि शायद आइंदा हफ्ते जो मुज़ाकरात का दूसरा दौर है फॉर्मली शुरू हो जाएगा। लेकिन अचानक से क्या हुआ, ये कहाँ डेडलॉक आया है, अब मामला ख़राब किस जगह पे हुआ है? देखिए, ईरान और अमेरिका दोनों ने सफारती दरवाज़े खुले रखे हैं, और जो डिप्लोमेसी के सिलसिले में पाकिस्तान के ऊपर एतबार कर रहे हैं, उनकी तजावीज़ के तबादले हो रहे हैं या उनकी जो भी मुतालबात हैं, शराइत हैं, उनके बारे में बातचीत हो रही है। और अगर ये सिलसिला कामयाब हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मैं नहीं समझता कि उन्होंने किसी किस्म की कोई लचक दिखाई है, ना अमेरिका ने दिखाई है ना ईरान ने दिखाई है, क्योंकि जो उनके रेड लाइन्स हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं और उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हुई। यूरेनियम, और ये मैं समझता हूँ कि इसमें ज़राए इब्लाग में बहुत सी क़यास आराई हो रही है, और ज़रूरी नहीं कि वो हकीकत के करीब हो, क्योंकि इंतहाई कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो हमें जो हेडलाइंस तो पता है, लेकिन जुज़ियात मालूम नहीं है, उसकी तफसीलात मालूम नहीं है। और उसमें ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके जो है अभी भी जो है दे आर पोल्स अपार्ट। जब ये आता है, यूरेनियम की बात आती है कि सिफर अफसूदगी की बात आती है, उसके अलावा ये आता है कि मॉरेटोरियम के ईरान के ऊपर मुस्तकिल पाबंदी लग जाए या 20 साल के लिए पाबंदी लग जाए, ये अमेरिका की पोजीशन है। और ये आबना हरमुज़ को बग़ैर किसी शर्त के खोल दिया जाए, ना वहाँ कोई टोल हो, ना टैक्स हो, ना कंट्रोल हो। तो आप देख रहे हैं कि इनमें कितना फासला है, और इसमें ये आसानी से इस फासले को अबूर नहीं किया जा सकता। लेकिन जो ये जंग है बहर सूरत ये ख़त्म होगी और मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर होगी और सफारतकारी के ज़रिए होगी। एक और चीज़ में उसका इजाफ़ा करना चाहता हूँ, वो ये है कि अमेरिका जंग नहीं चाहता, लेकिन वो ईरान के ऊपर मैक्सिमम माशी दबाव डालना चाहता है। उसने मुहसरा किया हुआ है तमाम ईरान की बंदरगाहों का, अगरचे उसके बावजूद जो है ईरानी वेसल्स जो है बाहर जा रहे हैं। अब तक उन्होंने जो है कोई दर्जनों अमेरिका ने रोके हैं उनके वेसल्स, लेकिन कुछ वेसल्स जा भी रहे हैं। और फिर जो है उन्होंने ये इसका जो पाबंदियाँ उनका दायरा कार वसी कर दिया। इंटरनेशनल वाटर्स में भी ईरानी वेसल या ईरान फ्लैग इस्तेमाल करने वाले वेसल जो है उनको भी इंटरडिक्ट किया जा रहा है। तो इसलिए ये है कि ये मैक्सिमम दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। और अमेरिका जो, इनके बयानात भी बहुत मुतज़ाद हैं, क्योंकि अमेरिका कहते हैं कि उसके जहाज़ आबना हरमुज़ से गुज़र गए हैं, ईरान कहता है कि वो नहीं गुज़रे। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो वेसल एक गुज़रने की कोशिश कर रहा था, ईरान ने कहा है उसे मोड़ दिया गया। ईरान जो सेंटकॉम के कमांडर कह रहे हैं कि जी वो वहाँ से गुज़र गया। तो लिहाजा जो इस वक्त जो जंग की धुंध और सफारतकारी की धुंध दोनों बहुत कसीफ हो गई हैं, बहुत थिक हो गई हैं। तो अगर अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम के जरिए अपना हुर्मज़ को बज़ोर बाजू खुलवाने की कोशिश करता है, तो आपको लगता है कि डिप्लोमेटिक डोमेन से मामला निकल के एक बार फिर सिक्योरिटी डोमेन में आ जाएगा, फिर से जंग का आगाज़ हो जाएगा जो पहले से ज़्यादा शदीद होगी?
इसका शदीद ख़तरा मौजूद है और हो सकता है कि जंग एक मरतबा फिर छिड़ जाए। लेकिन मैंने ये कहा है कि जो इनकी सियासी क़यादत की बॉडी लैंग्वेज है, जो इनके बयानात हैं, दोनों ममालिक की मैं बात कर रहा हूँ, ईरान की और अमेरिका की, उससे ये नहीं लगता कि ये दोबारा से जंग का आगाज़ करेंगे। लेकिन इनका जो इस किस्म का रवैया वो बरकरार रहेगा और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात भी बढ़ती चली जाएंगी, बल्कि बैनुल-अक़वामी बरादरी के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि ये सिर्फ जो है पाकिस्तान की अपनी सफारतकारी नहीं, वो दुनिया के बिहाफ के ऊपर ये सफारतकारी कर रहा है, तो मुश्किलात बढ़ गई हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ना तेहरान जंग चाहता है ना वाशिंगटन जंग चाहता है, और ये इस माशी दबाव से वो अपने अपनी जो डील करना चाहते हैं, जो माहिदे करना चाहते हैं, उनमें मैक्सिमम कंसेशंस हासिल करना चाहते हैं। फुजेरा को जो अटैक किया गया है मसूद खान साहब, उसमें आपको क्या लगता है कि क्या खलीजी ममालिक बराह रास्त जिस पे जो रिस्पांस आया यूएई का, फिर इवन सऊदी अरेबिया का, तो एक वो जो लार्जर प्लान था इसराइल का एज ए स्पॉइलर भी, वो ये चाहते हैं कि ये अल्टीमेटली जो ब्रदरली स्टेट्स हैं वो आपस में बाहम दस्तो गरिबा हों, तो कोई ऐसा चांस बनता हुआ खुदा न खास्ता आपको नज़र आ रहा है? मुत्तहिदा अरब अमारात हमेशा से इस सिलसिले में पेश रहे हैं और वो ये कहते हैं कि जी हम ईरान के ऊपर हमला करेंगे, जवाबी कार्रवाई करेंगे। अभी जो अमेरिका ने कम अज़ कम 3 ममालिक के लिए, सऊदी अरब के लिए, अमारात के लिए और कतर के लिए इजाफी बजट मंजूर किया है, कोई तकरीबन 8 बिलियन के करीब है, और इनको जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो है एयर डिफेंस के सिलसिले में एयरक्राफ्ट और उसके जो भी इस किस्म की इस मखसूस सूरत हाल में जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो देने के लिए तैयार हैं। फुजैरा की अहमियत समझिए, फुजैरा जो है वो यूएई की गल्फ़ ऑफ अमान में बंदरगाह है, और ईरान ने एक लकीर खींच दी है यहाँ से लेकर जो माउंट फ़ारूक है वहाँ तक, जो है जबल फ़ारूक उसकी तक जो है एक वो उन्होंने लकीर खींच दी है, माफ़ कीजिएगा उसका नाम है जबल मुबारक। तो उसमें उन्होंने वो खींच दी है कि ये जो है गल्फ़ ऑफ एडन का हिस्सा, ये भी उनके सॉवरन कंट्रोल में है, जहाज़ जो है उनसे पूछ के निकलेंगे। दूसरी तरफ जो है उन्होंने फिर जो है एक किस्म का यूएई के ख़िलाफ़ इक़दाम है, वो ये है कि उन्होंने जो उनका ईरान का कशम आइलैंड है उसका जो वेस्टर्न टिप है उससे लेके जो अल-कुवैन है एक जगह है उस यूएई की टेरिटरी में, जो खलीज फ़ारस में जो इनकी टेरिटरी, जो इनका साहिल है, उसके ऊपर भी लकीर खींचती है कि ये जो पूरे का पूरा एरिया बनता है इन 2 लकीरों के दरमियान, उसके ऊपर ईरान का कंट्रोल है। तो इस वजह से ये दोनों ममालिक एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़े हो गए और इस वजह से ख़तरात भी शदीद हो गए। बहुत शुक्रिया सरदार मसूद खान, साबिक सफारतकार हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक है और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पाकिस्तान की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी है जहां एक तरफ दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग नई शिद्दत इख्तियार कर रही है, तो दूसरी जानिब खित्ते में बदलती हुई जियो पोलिटिकल सफबंदियों ने इस चैलेंज को मजीद पेचीदा बना दिया है। इन्हीं हालात के तनाजुर में पाक फौज की आला अस्करी क़यादत की जानिब से कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर जाता है, जहाँ न सिर्फ सिक्योरिटी हिकमत अमलियों का जायज़ा लिया जाता है बल्कि आइंदा के लाहे अमल का तयन भी किया जाता है। इसी पस मंजर में फील्ड मार्शल से रासिम मुनीर, निशान इम्तियाज़ मिलिट्री, हिलाल जुर्रत, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की ज़ेर सदारत 275वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें फोरम ने मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और मादरे वतन के दिफा में अपनी जानों को नजराना पेश करने वाले मासूम शहरियों को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। शुरका ने शहदा की बेमिसाल कुर्बानियों को सराहते हुए इस अज़म का इयादा किया कि उनकी लाजवाल कुर्बानियाँ हमेशा पाकिस्तान की कौमी सलामती, इत्तेहाद और इस्तकामत की बुनियाद बनी रहेगी। कॉन्फ्रेंस में फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की तैयारी, पेशा वराना महारत और जंगी सलाहियतों पर इत्मीनान का इजहार किया। फोरम ने मुल्क भर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, जो इंसदादी दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ हैं, उनमें कमांडर्स और फॉर्मेशंस की अज़्म, मुस्तैदी और कामयाबियों को सराहा और इस बात पर जोर दिया कि दहशतगर्द नेटवर्क्स के मुकम्मल खात्मे और उनके मुआवन इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही के लिए मौजूद ऑपरेशनल रफ्तार को बरकरार रखा जाएगा। फोरम ने ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ के तहत दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का तफसीली जायज़ा लिया और इस अज़्म का अदा किया कि पाकिस्तान की सरजमीन को किसी भी शरंगेज़ कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। इजलास में अफगान तालिबान और तालिबान रजीम पर शदीद तनकीद करते हुए कहा गया कि वो खारिज और दीगर दहशतगर्द तंजीमों को महफूज पनागाहें फराहम कर रहा है, जो न सिर्फ पाकिस्तान
बल्कि खुद अफगान अवाम के मफादात के भी खिलाफ है। कॉन्फ्रेंस के एलामिये में अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद किया गया और उन्हें एक मुनज़्ज़म डिसइंफॉर्मेशन मुहिम करार दिया गया। फोरम ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की दिफाई कार्रवाइयाँ सिर्फ दहशत गर्दों के ठिकानों दरअंदाजों के खिलाफ दुरुस्त अहदाफ पर मबनी होती हैं। इजलास में इलाकाई सलामती की सूरत हाल का जायज़ा भी लिया गया और इस बात पर जोर दिया गया कि उभरती हुई जियोपॉलिटिकल तब्दीलियाँ खित्ते के इस्तेहकाम पर गहरे असरात मुरतब कर। फोरम ने तहम्मुल, ज़िम्मेदारी और ख़ुद मुख्तारी के एहतराम को इलाकाई अमन के लिए नागुज़ीर करार दिया और इस अज़्म का इजहार किया कि पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। जबकि फील्ड मार्शल ने मार्का हक़ का यादगार साल मुकम्मल होने पर कौम और मुसल्लह अफ़वाज को मुबारकबाद पेश करते हुए इसे कौमी इत्तेहाद और ख़ुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म की अलामत करार दिया। उन्होंने कहा कि यह मार्का अवाम, हुकूमत और अफ़वाज के दरमियान हमाहंगी की एक मजबूत मिसाल है जो हर किस्म के चैलेंजेस के मुकाबले में बुनियानुल मरसूस की तरह मुत्तहद खड़ी हैं। अब ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कई हवालों से गैर मामूली अहमियत इख्तियार करती है। सबसे पहली बात यह है कि इसमें दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को एक नए मरहले में दाखिल होते हुए दिखाया गया है, जहां सिर्फ कार्रवाइयाँ ही नहीं बल्कि नेटवर्क्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के मुकम्मल खात्मे की बात की जा रही है। ये इस बात का इशारा है कि रियासत अब महज रद्द-ए-अमल नहीं बल्कि एक जामे और जारहाना हिकमत अमली अपनाए हुए है। दूसरा अहम पहलू अफगानिस्तान के हवाले से सख्त मौक़िफ़ का है। माजी के मुकाबले में इस बार लहजा ज़्यादा वाज़ेह और बराह रास्त नज़र आता है, जिससे ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान अब इस मसले को सिफारती सतह से आगे बढ़कर एक सिक्योरिटी चैलेंज के तौर पर देख रहा है। ये बयानिया खित्ते में आइंदा कशीदगी या कम अज़ कम सख्त सिफारती ताल्लुकात की निशानदेही करता है। और तीसरा पहलू डिसइंफॉर्मेशन के खिलाफ बयानिया है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि जंग अब सिर्फ मैदान तक महदूद नहीं रही बल्कि इत्तलात और बयानिया की जंग भी उतनी ही आम हो चुकी है। इससे यह नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि पाकिस्तान मुस्तक़बिल में मीडिया और सफारती महाज पर भी ज़्यादा मुतहर्रिक हिकमत अमली इख्तियार करेगा। फिर इसी तरह मार्का हक़ का हवाला दरअसल एक दाखिली बयानियों को मजबूत करने की कोशिश है, जिसके ज़रिए कौमी इत्तेहाद, अवामी हिमायत और रियासती पॉलिसियों के दरमियान हमाहंगी को उजागर किया जा रहा है। ये इस बात का इशारा भी है कि रियासत को दाखिली इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए बयानिया साजी की अहमियत का मुकम्मल इदराक है। और मजबूरी तौर पर यह कॉन्फ्रेंस इस बात की अक्कासी करती है कि पाकिस्तान एक ऐसे दुराहे पर खड़ा है जहां इसे बैक वक्त दहशतगर्दी, इलाकाई कशीदगी और मालूमाती जंग जैसे मुताद्दिद चैलेंजेस का सामना है और रियासत इन तमाम महाजों पर एक मरबूत और फाल हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। दूसरी जानिब मार्का हक़ को एक साल मुकम्मल होने के बाद खित्ते की सियासी और सफारती फ़ज़ा में जो तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं वो न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि आलमी ताकतों की तवज्जो का मरकज़ बन चुकी हैं। यह हकीकत किसी से ढकी छुपी नहीं है कि इस मार्के के बाद पाकिस्तान ने न सिर्फ अस्करी मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया बल्कि सफारती सतह पर भी एक ज़िम्मेदार और मुतवाज़न रियासत के तौर पर अपनी पहचान को मजबूत किया है। यही वो पहलू है जो भारत के लिए सबसे ज़्यादा तशवीश का बाइस बना हुआ है, क्योंकि जहाँ एक जानिब पाकिस्तान आलमी फोरम्स पर अमन, इस्तेहकाम और मुकालमे की बात कर रहा है तो दूसरी जानिब भारत की पॉलिसीज़ में सख्त जारहियत है, इलाकाई बर्तरी का अंसर नुमाया दिखाई देता है। इस तजाद ने दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद खलीज को मज़ीद गहरा कर दिया और यही वजह है कि एक साल गुजरने के बावजूद भी इस कशीदगी की शिद्दत में कमी नहीं आ सकी है। पाकिस्तान की हालिया सफारती सरगर्मियों का जायज़ा लिया जाए तो वाज़ेह होता है कि इस्लामाबाद ने खुद को एक ज़िम्मेदार सालिस के तौर पर पेश करने की भरपूर कोशिश की है। चाहे मसला फ़लस्तीन हो, ईरान और अमरीका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी, पाकिस्तान ने हर मौके पर बैलेंस्ड मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए आलमी बरादरी में अपनी साख को बेहतर बनाया है। यही वो पहलू है जो भारत के लिए नाकाबिल कबूल है, क्योंकि वो खित्ते में अपनी बालादस्ती कायम रखना चाहता है। इसी तनाजुर में ये खदशा तक़वियत पकड़ता जा रहा है कि भारत किसी भी वक्त एक नया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके खित्ते को एक बार फिर अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल सकता है, जैसा कि माजी में भी ऐसे वाक़यात देखने को मिले। ये हिकमत अमली राय हमा को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, बल्कि इसके ज़रिए पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश भी की जा सकती है। और दूसरी जानिब हालिया दिनों में भारत की जानिब से आबी जारहियत का मामला भी एक संगीन सूरत इख्तियार करता जा रहा है। दरियाए चिनाब में पानी की आमद में नुमाया कमी संगीन सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है, जैसा कि वापडा के आदाद शुमार जाहिर करते हैं कि गुज़श्ता रोज़ के मुकाबले में दरियाए चिनाब में पानी की आमद में 11,900 क्यूसेक कमी वाक़ हुई है और हेड मराला के मकाम पर दरियाए चिनाब में पानी की आमद 9,000 क्यूसेक रह गई है। अब देखा जाए तो ये महज एक तकनीकी मसला नहीं बल्कि इसके पीछे सियासी मुहर्रकात भी कारफरमा हो सकते हैं। हेड मराला के मकाम पर पानी की सतह में कमी न सिर्फ ज़रई शोबे के लिए ख़तरा है बल्कि पाकिस्तान की मईशत पर भी बराह रास्त असरअंदाज हो सकती है। इस वक्त इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट डॉक्टर इरफान अली फ़ानी हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फ़ानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।
डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ज़ाहिर है मार्का हक को 1 साल मुकम्मल हो गया है और इस 1 साल के अंदर पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं जो हमसाया मुल्क भारत को हज़म नहीं होती। पाकिस्तान वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर ऑलरेडी जो खारिजीन हैं उनके साथ लड़ रहा है और फिर ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर भारत बैठा हुआ है जो किसी भी तरह से अब ये तासुर तकवीयत पा रहा है कि वो फिर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन रचा सकता है जैसे पहले किया गया, और फिर इसकी बुनियाद आबी जारहियत बन सकती है, पानी का मसला बन सकता है। तो आप इस सारे पस मंज़र के अंदर एक तरफ पाकिस्तान की कामयाबियाँ डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर, पाकिस्तान का कद आलमी सफ़बंदी के अंदर बढ़ना, और दूसरी तरफ हमारे अज़ली दुश्मन और हमसाया मुल्क भारत के अंदर जो सफ़े मातम बिछी हुई है, ये फ्रस्ट्रेशन आपको क्या लगता है कि क्या कोई ऐसा रंग दिखा सकती? देखिए रेहान, ये जो मार्का हक से लेके आज 2026 के अंदर मई में हम इस वक्त बैठे बात कर रहे हैं, तो ये जो 1 साल का सफ़र है ना, ये एक जर्नी है फ्रॉम डेटरेंस टू ग्लोबल मेडिएशन। कि आप देखते हैं कि ये वो लम्हा था मई 2025 में कि जब इंडिया के 30 साल की मेहनत के ऊपर जो है ना उसके ख्वाब को चिकनाचूर किया गया था। और वो ख्वाब क्या था कि मैंने रीजनल हेजमॉन बनना है, और रीजनल हेजमॉन बनने के लिए जो सबसे बुनियादी चीज़ होती है ना, वो आपके पास पावर का होना ज़रूरी होता है। तो आप देखते हैं कि उसकी नेशनल पावर तो बहुत बड़ी थी, सबसे बड़ा रकबा, सबसे बड़ी आबादी, दुनिया की 5वीं बड़ी माईशत, और फिर उसको प्रोजेक्ट द पावर भी करनी थी। तो जब तक आपके पास पावर के साथ प्रोजेक्शन जो कैपेबिलिटी टू प्रोजेक्ट द पावर नहीं होती ना, तो आप कभी सुपर पावर नहीं बन सकते, ये ना रीजनल पावर नहीं बन सकते। जैसे कि सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले दुनिया में फ्रांस और बर्तानिया को सुपर पावर या जर्मनी को समझा जाता था, अमेरिका को नहीं समझा जाता था। लेकिन अमेरिका ने जब अपनी पावर को प्रोजेक्ट किया तो तभी वो दुनिया की सुपर पावर बना। अब इंडिया का यह ख्वाब था 1970-71 के बाद जब सकूत ढाका हुआ ना, तो उसकी फॉरेन पॉलिसी का एक ही मतमा नजर था कि मैंने पाकिस्तान को डीहाइफनेट करना है। साउथ एशियन डिस्कोर्स के अंदर जो स्ट्रेटेजिक इक्वेशन है ना, उनके अंदर पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे अब नहीं होंगे। इंडिया एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर सामने आएगा और पाकिस्तान को मैंने आइसोलेट कर देना है। कुछ आलमी हालात भी ऐसे बन गए, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर शुरू हो गई, और टेररिज्म को इस्तेमाल करके इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर टेररिज्म स्पॉन्सर्ड का जो है वो रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया ग्लोबल लेवल पे। और आप देखते हैं कि बहुत सारी मगरबी ताकतें और अमेरिका भी जो है वो इंडिया की हाँ में हाँ मिलाता हुआ नजर आता है। लेकिन जब मई 2025 का वो लम्हा था, जब तक पाकिस्तान ने अभी रिटेलिएट नहीं किया था, तो जेडी वैंस ये कह रहा था कि अच्छा ये खुद ही जो है ना आपस में सेटल डाउन कर लेंगे, और उसको ये था कि अच्छा इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है और वो जो उसने करना है पाकिस्तान का कर लेंगे, तो बाद के अंदर ये खुद ही इंडिया इसको डिसाइड करेगा। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने उसका दंदान शिकन जवाब दिया, जो उनकी जो सेना आर्मी है या मिलिट्री है, ना तो उनके ये वहमो गुमान में था, ना उनकी सियासी क़यादत के वहमो गुमान में था, और उस रिटेलिएशन के नतीजे में जब एक ही घंटे के अंदर उनके 5 जहाज जो है राफेल और दीगर जो उनके तैयारे हैं वो तबाह हो जाते हैं, तो वहां पे तो उनके कानों में बिल्कुल वो साई की आवाजें आना शुरू हो जाती है कि हमारे साथ हो क्या गया। क्योंकि इंडिया ये चाह रहा था कि मैंने पावर हासिल की है, बड़े बड़े राफेल ले लिए हैं, बड़ी बड़ी आबदोजें ले ली हैं, दुनिया का 5वें नंबर पे सबसे ज्यादा डिफेंस के ऊपर खर्च करने वाला मैं मुल्क हूं, और पाकिस्तान से 12 गुना ज्यादा जो डिफेंस के ऊपर मैं पैसे लगाता हूं, तो मैं एक ही चित के अंदर पाकिस्तान को भी बाकी जो एशियाई जनूबी एशिया के ममालिक हैं उनकी तरह से डोमिनेट कर लूंगा। तो इस रीजन के अंदर एक मुल्क पाकिस्तान ही तो है जो रीजनल पावर बनने के रास्ते में मेरी रुकावट है। जैसे ईरान इजराइल के रास्ते में रुकावट था, और इजराइल ने यह समझा कि यह कमजोर लम्हा है और ईरान के ऊपर मैं हमला कर देता हूं। बिल्कुल इसी तरह से पाकिस्तान को एक कमजोर लम्हा समझते हुए कि यहां पे मुआशी तौर पर इंस्टेबल है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, और दुनिया के अंदर भी इसको इतनी ज्यादा वेलकम नहीं किया जा रहा, अमेरिका जो है वो इनकी कॉलें नहीं उठा रहा, तो मैं इसको ऊपर हमला कर देता हूं। लेकिन वो हमले करने के नतीजे में जिस तरीके से वो एक लम्हा होता है, वो एक इवेंट होता है रेहान, जो 10 सालों की पीआर कैंपेन भी काम नहीं ना कर सकती। वो बाज़-औक़ात कौमों की तारीख के अंदर एक छोटा सा वाक़या कर देता है, और यही वो पहलगाम के वाक़े के बाद वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था पहलगाम का, कि वो उसने किस लिए किया, ताकि वो उसको एक जवाब मिल सके पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का, और हमले के नतीजे के अंदर रीजनल डोमिनेट
करने का और रीजनल हेजमॉन बनने का। लेकिन पाकिस्तान ने उसको अपनी हार्ड पावर से ना सिर्फ प्रैग्मेटिक डिप्लोमेसी को इन्फोर्स किया। देखिए रेहान, डिप्लोमेसी कभी नहीं होती जब आप कमजोर पोजीशन पे होते हैं ना, तो ईरान की तरह एट द मिडल ऑफ द टॉक भी आपके ऊपर बम फेंक दिए जाते हैं। लेकिन जब आप ताकत में होते हैं तो फिर किसी की मेडिएटर की जरूरत नहीं होती। आपकी हार्ड पावर और उसका जो प्रैग्मेटिक इन्फोर्समेंट होती है आपकी डिप्लोमेसी की, वो अल्टीमेटली आपको जियोपॉलिटिकली रेलिवेंट कर देती है, ना सिर्फ खित्ते के अंदर बल्कि आलमी सतह पर भी। तो फिर आप देखते हैं कि वो मुल्क जो कि उस वक्त दुनिया में तनहा खड़ा आपको नजर आता है। आज पूरी दुनिया जब तीसरी जंग अजीम के धाने पे खड़ी थी तो पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पे थी कि जिसने आके दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर से बचाया। बिल्कुल डॉक्टर फानी, आई हैव टू टेक अ ब्रेक हियर सर, आई हैव टू वाइंड इट अप। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर इरफान अली फानी हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दुनिया इस वक्त जिस माशी बेयकीनी जोग्राफियाई कशीदगी और तवानाई बहरान के दौर से गुजर रही है, उसने तरक्की पजीर ममालिक खुसूसन पाकिस्तान जैसे माशी दबाव के शिकार ममालिक के लिए सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया है। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, खत्ते में जारी सियासी कशीदगी और बड़ी मईशतों की माली पॉलिसीज़ में तब्दीलियाँ बराह रास्त उन ममालिक पर असरअंदाज हो रही हैं जो पहले ही कर्जों, महंगाई और माली खसारे के दबाव में। पाकिस्तान भी इस आलमी माशी तूफान से महफूज नहीं रहा। गुज़श्ता कुछ बरसों में मुल्क को एक मुसलसल महंगाई की लहर ने अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है, जिसने ना सिर्फ आम शहरी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मुतासर किया है, बल्कि तनख्वाहदार तबके के लिए माशी तवाज़ुन बरकरार रखना इंतहाई मुश्किल बना दिया है। अशियाए खुरोनोश, बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा एक ऐसे माशी दबाव को जन्म दे रहा है जिसके असरात हर तबके तक पहुँच चुके हैं। अब ऐसे माहौल में वफाकी बजट 2026-27 की तैयारियाँ अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं और हुकूमत की जानिब से आइंदा बजट में सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए मुमकिना रिलीफ की खबरें सामने आ रही हैं, जिसके मुताबिक तनख्वाहों में तकरीबन 7% और पेंशन में 5% इजाफे की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। ये तजवीज़ बज़ाहिर एक मस्बत इकदाम के तौर पर देखी जा रही है, लेकिन जब इसे मुल्क की मजमूई माशी सूरत हाल, महंगाई की शरह और अवामी मुश्किलात के तनाजुर में देखा जाए तो ये सवाल भी उभरता है कि क्या ये इजाफा वाकई रिलीफ फराहम करेगा या सिर्फ एक अलामती इकदाम साबित होगा। जैसा कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के हालिया दादोशुमार के मुताबिक अप्रैल 2026 में महंगाई की शरह 10.9% तक पहुंच चुकी है, जबकि शहरी इलाकों में यह शरह 11% से भी तजावुज़ कर गई है। देही इलाकों में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है, जहां महंगाई 10% से ज़ायद रिकॉर्ड की जा रही है। यह आदादोशुमार वाज़े करते हैं कि आम शहरी की कुव्वत ख़रीद मुसलसल कम हो रही है और इसके नतीजे में माशी दबाव मजीद बढ़ता चला जा रहा है। जबकि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा किया जा रहा है, लेकिन आम शहरी तबका जो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहा है, ऐसे में यह फैसला आम आवाम की बेचैनी में इजाफे का सबब बन सकता है, क्योंकि हुकूमत के इस फैसले से एक तरफ सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ मिलेगा तो दूसरी जानिब प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन अक्सर इससे महरूम रहेंगे, जिससे माशरती तकसीम का एहसास मजीद बढ़ सकता है। यही वो पहलू है जो अवामी सतह पर बेचैनी या इज़्तिराब पैदा करने का बाइस बन सकता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में ये इजाफा महंगाई की असल रफ्तार का मुकाबला कर सकेगा। माशी माहिरीन के मुताबिक जब महंगाई दो हिस्सों में हो और तनख्वाहों में इजाफा इससे कम हो तो दर हकीकत हकीकी आमदनी में इजाफा नहीं होता, बल्कि क़ुव्वत ख़रीद मजीद कम हो जाती है। इसी तरह पेंशनर्स के लिए 5% इजाफा भी एक इलामती रिलीफ तो है, लेकिन बढ़ती हुई अद्वियात की कीमतें, इलाज मुआलजे के अखराजात और बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी के बढ़ते हुए नर्ख इस इजाफे को कमज़ोर कर देते हैं। ख़ास तौर पर वो बुज़ुर्ग शहरी जो सिर्फ पेंशन पर इन्हिसार करते हैं, उनके लिए ये इजाफा शायद वक्ती सहारा तो हो सकता है, लेकिन मुस्तकिल हल नहीं हो सकता। गो कि हुकूमत की जानिब से किफ़ायतशारी और माली नज़्मो ज़ब्त की बात भी मुसलसल की जा रही है। मुख्तलिफ सरकारी बयानात में आया गया है कि बजट में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए गैर ज़रूरी अखराजात में कमी की जाएगी और आमदनी बढ़ाने पर तवज्जो दी जाएगी। ताहम ज़मीनी हकीकत यह है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ टैक्स नेट महदूद है और बिलवास्ता टैक्सेस पर ज़्यादा इन्हिसार किया जाता है, वहाँ अवामी रिलीफ और माली इस्तेहकाम के दरमियान तवाज़ुन कायम करना एक नहायत चैलेंजिंग अमर है। अब ये एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर 2025 की हालिया रिपोर्ट महज चंद आदाद शुमार का मजमुआ नहीं, बल्कि एक गहरे समाजी, कानूनी और रियासती बहरान की अक्कासी करती है। जब एक ही साल में 470 खवातीन गैरत के नाम पर कत्ल कर दी जाएँ, सिनफी तशद्दुद में 25% इजाफा हो और साइबर हरासमेंट के 2586 वाक़यात रिपोर्ट हों, तो ये महज जराइम की शरह नहीं, बल्कि एक ऐसे माशरे की तस्वीर बन जाती है जहाँ औरत की ज़िंदगी, इज़्ज़त और आज़ादी अभी तक मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं है।
सबसे पहले गैरत के नाम पर कत्ल जैसे वाक़यात को देखा जाए तो ये मसला सिर्फ कानून की कमज़ोरी का नहीं बल्कि गहरे समाजी रवैयों का नतीजा है। पाकिस्तान में गैरत का तसव्वुर अक्सर मर्दाना बालादस्ती, ख़ानदानी कंट्रोल और रिवायती इक़दार से जुड़ा हुआ है, जहाँ औरत को अपनी मर्ज़ी से जीने का हक़ देने की बजाय इसे ख़ानदान की इज़्ज़त का निशान समझा जाता है। यही सोच ऐसे जराइम को जन्म देती है। गो कि कानूनी तौर पर इस जुर्म के खिलाफ सख्त कवानीन मौजूद है, लेकिन अमली तौर पर माफ़ी और समाजी दबाव के बायस अक्सर मुजरिम सज़ा से बच निकलते हैं, जो कानून की अमलदारी पर सवाल का निशान है। जबकि सिनफी तशद्दुद में 25% इजाफा इस बात की वाज़ेह अलामत है कि ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद महज घरेलू मसला नहीं रहा बल्कि एक वसी समाजी बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इसमें घरेलू तशद्दुद, हरासानी, ज़्यादती और नफ्सियाती दबाव सब शामिल है। दूसरी जानिब साइबर हरासमेंट के 2586 केसेस एक निस्बतन नई लेकिन तेज़ी से बढ़ती हुई जहद की निशानदेही करते हैं। डिजिटल दौर में ख़वातीन को सोशल मीडिया पर धमकियों, ब्लैकमेलिंग, जाली अकाउंट्स और किरदार कशी जैसे मसाइल का सामना है। यह ना सिर्फ उनकी जहनी सेहत पर असरअंदाज होता है बल्कि उन्हें अवामी और पेशा वराना ज़िंदगी से पीछे हटने पर मजबूर करता है। इससे यह भी ज़ाहिर होता है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे और साइबर क्राइम से निपटने वाले निज़ाम अभी तक इस चैलेंज के मुताबिक खुद को मुकम्मल तौर पर ढाल नहीं सके। अब इन तमाम पहलुओं को यकजा किया जाए तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है कि मसला सिर्फ जराइम का नहीं बल्कि रियासती तरजीहात, कमज़ोर इंसाफ के निज़ाम दी रवैयों का है। प्रोग्राम के वक्त अपने इंतजाम को पहुंचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।